गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछले आर्टिकल में हमने सेंट्रल ऑर्बिट्स के अंतर्गत एप्सिस और एप्सिडल डिस्टेंसेस के बारे में पढ़ा था। आज हम उससे आगे प्लेनेटरी मोशन, ग्रहीय गति, इसके बारे में चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि सौर परिवार में सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह गति करते हैं। सबके निश्चित कक्षाएं होती हैं और उनके अंतर्गत वो नियम अनुसार अपनी गति करते हैं। तो केपलर ने सौर परिवार के ग्रहों की गति के लिए कुछ नियमों का प्रतिपादन किया था। आज हम उन नियमों के बारे में चर्चा करेंगे। तो केपलर ने ग्रहों की गति के लिए 3 नियमों का प्रतिपादन किया था, जिनमें पहला नियम है सौर परिवार के सभी ग्रह की कक्षाएं दीर्घवृत्ताकार होती हैं और उनकी एक नाभि पर सूर्य स्थित है। तो पहला नियम कहता है कि कोई भी आप ग्रह लीजिए, उसकी कक्षा आप देखेंगे दीर्घवृत्ताकार आएगी, और हम जानते हैं दीर्घवृत्त की 2 नाभियां होती हैं, तो उनमें से एक नाभि पर सूर्य स्थित होगा। दूसरा नियम जो है केपलर का, वो कहता है कि सूर्य से ग्रह तक खींची हुई ध्रुवांतर रेखा की गति द्वारा ग्रह कक्षा समतल में रचित क्षेत्रफल समान समय में समान रहता है। यानी सूर्य से ग्रह तक खींची गई ध्रुवांतर रेखा, सूर्य होगा आपका ध्रुव पर और ग्रह होगा सरकमफ्रेंस पर, इलिप्स की बाउंड्री पर। तो वहाँ से जो ध्रुवांतर रेखा खींचेगी वो समान समय में समान क्षेत्रफल रचित करती है। और तीसरा नियम है प्रत्येक ग्रह के आवर्तकाल का वर्ग T² उसकी कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष यानी A³ के घन के समानुपाती होता है। यानी T² विल बी प्रोपोर्शनल टू A³। यहाँ A मैं अर्ध दीर्घ अक्ष ले रहा हूँ। और फलतः सूर्य से माध्य दूरी का घन होता है। तो ये 3 नियम केपलर ने दिए थे सौर परिवार के ग्रहों की गति के बारे में। अब इन नियमों से हमने कुछ गणितीय डिडक्शंस किए। पहला नियम जो है उससे डिडक्शन ये आता है, क्योंकि इसने कहा है कि जो ऑर्बिट होगी वो इलिप्टिक होगी। तो इलिप्टिक ऑर्बिट कब बनती है? जब इन्वर्स स्क्वायर लॉ का पालन करता है प्लैनेट। तो पहला डिडक्शन आ रहा है, क्योंकि प्रथम नियम अनुसार सभी ग्रहों की कक्षाएं दीर्घवृत्ताकार हैं, अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रत्येक ग्रह का पर क्रियाशील आकर्षी बल सूर्य से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी इन्वर्स स्क्वायर लॉ का पालन करेगा जो ग्रह है वो, क्योंकि केपलर ने कहा है कि जो कक्षा है वो दीर्घवृत्ताकार होगी तो इन्वर्स स्क्वायर लॉ का पालन होगा। सेकंड जो नियम है वो कहता है कि सूर्य से ग्रह तक खींची ध्रुवांतर रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल निर्धारित करती है। इसका मतलब हुआ कि ग्रह का क्षेत्रीय वेग हमेशा अचर रहेगा। क्षेत्रीय वेग क्या होता है? r²θ²। ये अचर रहेगा। तो r²θ² अगर अचर है तो 1/r/d/dt r²θ² 0 आएगा। और ये किसका फॉर्मूला हो रहा है? ये है अनुप्रस्थ त्वरण का। तो हम देखते हैं कि जब कक्षा में ग्रह गति करता है सूर्य के चारों ओर, उस समय उसका अनुप्रस्थ घटक जो होता है त्वरण का वो हमेशा 0 होता है। इसलिए जो परिणामी त्वरण होगा वो अरीय त्वरण ही होगा। और तीसरा जो नियम है वो कहता है कि ग्रह की दीर्घवृत्ताकार कक्षा है उसमें अगर हम अर्ध दीर्घ अक्ष को A लेते हैं तो केंद्रीय बल इन्वर्स स्क्वायर लॉ का नियम का पालन करेगा, तो μ/r² हो जाएगा केंद्रीय बल। तो उसमें T बराबर आता है 2π/√μ A⁴²। ये हमने आर्टिकल में पढ़ा था इन्वर्स स्क्वायर लॉ के। तो दोनों साइड आप वर्क करिए तो T² बराबर 4π² A³। तो 4π² कांस्टेंट है, तो हम इसको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी मानते हैं। तो T² बराबर
प्रोपोर्शनल टू समानुपाती आ रहा है ए क्यूब के। तो ये तीनों डिडक्शंस हैं जो कि केपलर लॉ से निकलते हैं डायरेक्ट मैथमेटिकल टर्म्स में। तो अब हम इन तीनों नियमों का और इनके गणितीय डिडक्शंस का जब गौर से देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि विभिन्न ग्रहों का सूर्य का आकर्षण बल उन ग्रहों की संयुति के समानुपाती होता है। यानी जितना बड़ा होगा ग्रह उतनी ही आकर्षण बल ज़्यादा लगेगी। समानुपाती का मतलब है ज़्यादा संयुति तो ज़्यादा आकर्षण बल, कम संयुति तो कम आकर्षण बल। इसी चीज़ को हम आगे जनरलाइज करके यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बनाते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। ये कहता है कि सिर्फ सूर्य ही ग्रह को आकर्षित नहीं करता है, बल्कि दो ग्रह भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी हम अगर इसको और सिंपल वे में लें तो हम कहते हैं कि दो कण अगर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो उनका आकर्षी बल जो होगा वो उनके संहिति यानी मास के गुणन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और उनके बीच की दूरी अगर r है तो उनकी दूरी के वर्ग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आकर्षी बल हो जाएगा m1 m2 अपॉन r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। तो अगर यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी g लें तो आकर्षी बल F आएगा g इंटू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ ये कैपिटल G कहलाता है गुरुत्वाकर्षण गुणांक अचरांक या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये थे केपलर लॉ, उनसे प्राप्त डिडक्शन और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब इन पे आधारित आपको कुछ सवाल मिलेंगे, एक दो सवाल मैं लेता हूँ। पहला सवाल है, किसी ग्रह का सूर्य के चारों ओर अपनी संकेंद्र कक्षा में अधिकतम व न्यूनतम वेग क्रमशः 30 और 29.2 किलोमीटर पर सेकंड है, तो कक्षा की उत्केंद्रता बताओ। तो ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर कक्षा में घूम रहा है, उसका अधिकतम वेग और न्यूनतम वेग दे दिया है। इसकी मदद से हम ई की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो हम जानते हैं कि पेडल फॉर्म में हमने देखा कि संकेंद्र कक्षा में किसी बिंदु पर वेग क्या होता है, वी एच अपॉन पी। एच यहाँ कांस्टेंट होता है। अब वी का अधिकतम और न्यूनतम मान कब होगा, जब पी न्यूनतम और अधिकतम होगा। यानी v का मान अधिकतम कब होगा, जब p न्यूनतम होगा, और v का मान न्यूनतम कब होगा, जब p अधिकतम होगा। अब ये चित्र देखिए आपके स्क्रीन पे, ये इलिप्टिक ऑर्बिट बनाई है h और s, ये दो इसकी नाभियां हैं। s पर सूर्य है, a डैश इसका दीर्घअक्ष है। अब दीर्घअक्ष के जो सिरे हैं a और a डैश, उन पर p का मान देखिए। s के पास a डैश है, तो a डैश है तो यहाँ पर p का मान न्यूनतम है। p का मान न्यूनतम है तो यहाँ पर वेग जो है वो अधिकतम होगा a डैश पर। और a लीजिए, a पर p का मान अधिकतम है तो वेग जो है वो न्यूनतम आएगा। तो अब हम देखते हैं कि वही फॉर्मूला 29 v इज इक्वल टू एच अपॉन पी ले रहा हूँ मैं, तो उससे आप देखिए 29.2 इज इक्वल टू एच अपॉन एस ए हो जाएगा, और 30 इक्वल टू एच अपॉन एस ए डैश हो जाएगा। इनका भाग लगाएंगे तो एस ए डैश अपॉन एस ए इतना आ जाएगा। एस ए होता है, एस ए डैश हो जाएगा ए माइनस ए ई, और एस ए हो जाएगा ए प्लस ए ई। ये इलिप्स की प्रॉपर्टी से हमने सीधा रख दिया, और इसको अब सॉल्व किया तो ई की वैल्यू 1/74, एक से कम आनी चाहिए ना, इलिप्स है ना, तो 1/74 ये आ रही है ई की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने में पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रता 1/60 है। यहाँ आपको ई की वैल्यू दे दी। सिद्ध करो कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कक्षा के अर्ध दीर्घअक्ष की लंबाई के से अर्धवर्ष में लगभग 2 दिन ज़्यादा होगी। तो यार टी की वैल्यू आपको निकालनी है, समय निकालना है। तो आप चित्र बना लीजिए दीर्घवृत्त का, और यहाँ पर ए डैश दीर्घअक्ष हो जाएगा। एस यहाँ पर लेफ्ट साइड में लिया है नाभि, यहाँ सूरज है, और एच दूसरी नाभि है जो खाली है।
और अब हम फोकल प्रॉपर्टी लगा रहे हैं बी एस प्लस बी एच, ये आएगा 2a, लेकिन बी एस और बी एच ये तो इक्वल होगा, और ये कितना होगा अर्धअक्ष के बराबर। तो इसमें आप वैल्यू रखकर पी पर वक्र एस से ए दूरी बढ़ती है, जबकि पी चाप बी ए डैश बी डैश पर स्थित है। अब क्योंकि किसी चाप को तय करने के लिए उसके त्रिज्या खंडीय क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, समय जो होगा वो त्रिज्या खंडीय क्षेत्रफल के समानुपाती होगा। तो अब आप इसको लिख लीजिए, समय अपॉन 1 वर्ष, यह आ जाएगा क्षेत्र एस बी डैश ए डैश पी बी एस अपॉन दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर जो क्षेत्र दिया है इसको दो क्षेत्रफलों में टूट रहा है ये। एक तो क्षेत्र है आपका बी पी ए बी डैश पी डैश, और एक ये ट्रायंगल है बी बी डैश और एस, और क्षेत्रफल होता है दीर्घवृत्त का पाई ए बी, वो नीचे रख दिया। अब यहाँ दोनों वैल्यूज रख दीजिए क्षेत्रों की और इसको सिंप्लीफाई करिए, तो ये आता है 1/2 प्लस 1/60 पाई। तो समय कितना हो गया 1/2 प्लस 1/65 इंटू 1 वर्ष, 1 वर्ष यानी 365 होल नंबर 1/4। और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो आंसर चाहिए इनको हाफ ईयर प्लस 2 डेज, अर्धवर्ष प्लस 2 दिवस, ये इसका आंसर आ जाता है। तो इन सवालों में आपको इलिप्स की प्रॉपर्टीज़ अच्छी तरह मालूम होनी चाहिए। फोकल प्रॉपर्टी है और एरिया टाइम जो भी है, टाइम का तो वही है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो होता है, तो टाइम पीरियड की वैल्यू वहाँ से लेंगे आप। बाकी इलिप्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनको आपको ठीक से समझना होगा। तो आज ये हमने केपलर लॉ के बारे में आपको कुछ बताया है। इसके बाद हम आपको इसके नेक्स्ट इसके आगे का पोर्शन करवाएंगे। थैंक यू।